हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। हम लोग की जो पीवाईक्यूज की सीरीज है वो बहुत अच्छी चल रही है और अच्छी बात यह है कि बच्चों का रिस्पांस भी बहुत पॉजिटिव आ रहा है और इनफैक्ट जो बच्चे इस सीरीज को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं उनको एडवांटेज भी मिल रहा है, उसको बेनिफिट भी हो रहा है। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को ज़्यादातर कंफ्यूज करता है कि सर इस चैप्टर की प्रैक्टिस हम सिर्फ एनसीईआरटी से करें या बाहर से करें, और बाहर से करें तो कहाँ से करें। जो पिछले 10 सालों में इस चैप्टर में आया है ना, वो सच में अनबीटेबल है। मतलब अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग कर ले, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो कि कब कंडीशन लगती है, कब बेस थ्योरम लगते हैं, कब आपका टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा, कब आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, तो उसके लिए ये लेक्चर जो है ना वो एक आखिरी लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कोई अदर बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सब कुछ इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। बट उससे पहले मेरी कोशिश ये है कि एक हल्का फुल्का आइडिया मैं आपको दे दूं कि कब कंडीशनल लगता है, कब बेस थ्योरम लगता है, सो दैट जब अप्रोच कर रहे हो 2015 से लेकर के 2024 तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं, मेरी कोशिश है कि मैं उनको डिटेल में करा दूं और पूरा करा दूं। बट उसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए, तो पहले हल्का फुल्का आइडिया हर एक्सरसाइज का, देन हम स्टार्ट करते हैं। पिछले 10 साल में आए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं वी आर गोना कवर ऑल। तो आइए सबसे पहले कवर कर लेते हैं इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, स्टार्टिंग एक्सरसाइज जो है उसमें आप अगर ऑब्जर्व करें कि उसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब मैं हर किसी के ना आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ ताकि जब मैं आपको सारे पीवाईक्यू सॉल्व कराऊँ तो आपको दिक्कत ना आए, आपको ये पता हो ऑलरेडी कि कब कंडीशन लगती है। कंडीशनल एक्सरसाइज ना सबसे बढ़िया है। ये कब लगती है कि जब एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, एक इवेंट ऑलरेडी डन, उसकी हमें हमेशा बेटा जो प्रोबेबिलिटी गिवन होगी उसकी रिस्पेक्ट में मेरे को ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तब कंडीशनल लगती है। मतलब एक इवेंट अगर आपको गिवन है और एक इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अब वहाँ पे सीधा सीधा कंडीशनल लगा दो और बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और जो निकालना उनमें जो कॉमन है वो, और अपॉन में जो इवेंट हो चुका है उससे डिवाइड मार दो, आपका कंडीशनल आ जाता है। अगर ऐसा होता है कि मुझे बी का निकालना अंडर द कंडीशन दैट ए हैज़ ऑलरेडी डन, तो उसके अंदर भी सेम फॉर्मूला लगता, बस यहाँ पर इंटरसेक्शन ऊपर आता, पहले बी इंटरसेक्शन ए करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन भी बात एक ही है, बट इस बार ए से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, इस बार ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। और इसमें एक और आइडेंटिटी बहुत बार बार यूज होती है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज अगर पी ए और बी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ आपका सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक्सरसाइज नंबर 1 है कंडीशनल कब लगती है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो अगली एक्सरसाइज है दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इवेंट। वो इंडिपेंडेंट इवेंट बेस्ड है, उसका भी आपको एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ ताकि हम जब लगा रहे हो पीवाईक्यूज तो आपको ये दिक्कत ना आए। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? देखो, जो इसका काम है वही इसका नाम है कि इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब कि सर एक इवेंट का अगर एक इवेंट पे कोई फर्क ही ना पड़े, एक इवेंट हुआ, ए अगर हुआ तो ए जो है वो बी को इम्पैक्ट ना करे और जो बी है वो ए को इम्पैक्ट ना करे। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वो दोनों इंडिपेंडेंट है। और अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट है तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। मतलब अगर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हमने निकाली ए और बी की और उनको मल्टीप्लाई किया और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाली, ये दोनों सेम आने चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनफैक्ट इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप ध्यान कर लो। देखो, पी ए और बी बोलो या पी ए यूनियन बी बोलो, इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लो कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए। अगर किसी बच्चे को सारे जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी पता है तो वो स्टार्टिंग का 5-10 मिनट का जो मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, उसको स्किप भी कर सकता है। और किसी को नहीं पता है तो उसके लिए तो ये बेस्ट होने वाला है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में चाह रहा हूँ कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो। और ये लेक्चर बहुत थोड़ा सा लंबा चला भी जाए ना तो भी ना बेटा जो वीडियो है वो कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि वीडियो बहुत काम की है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे ना, इससे बाहर मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ स्टैम्प पेपर पे कि बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं लगभग सारे इंपॉर्टेंट सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ, तो ध्यान देना बेटा। तो आपको अगर निकालना होता फॉर एग्जांपल पी ए बट नॉट बी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बट नॉट बी, तो हम ए में से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो ए बट नॉट बी आ जाएगा। आपको निकालना होता नॉट ए
और नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी, तो उसका फॉर्मूला होता है कि बेटा 1 में से दोनों का इंटरसेक्शन आप सब्ट्रैक्ट कर दो। आपको निकालना होता नाइदर ए नॉर बी। देखो दोनों का मतलब क्या है, यहाँ पे नॉट ए और नॉट बी, मतलब दोनों में से कोई एक नहीं होगा या दोनों नहीं होंगे, बट यहाँ पे कंफर्म्ड है कि दोनों नहीं होंगे, और दोनों नहीं होंगे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है 1 माइनस, अगर देखो कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन है तो इंटरसेक्शन माइनस होता है, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन माइनस होता है। आप ऐसे करके याद कर सकते हो। और एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है कि अगर मुझे बेटा निकालनी है फॉर द नॉट ए या ए नॉट, तो उसका बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है 1 माइनस पी ऑफ ए। तो ये आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज में एक चीज़ और होती है कि जब भी नंबर ऑफ ड्रॉन 2 या 2 से ज़्यादा हो, जैसे नंबर ऑफ बॉल्स आप 2 से ज़्यादा निकाल रहे हो या नंबर ऑफ कार्ड 2 से ज़्यादा निकाल रहे हो, तो उसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, और विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको लगाना पड़ता है कॉम्बिनेशन। ये भी सेकेंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ को लेकर ना बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है सर, एक चीज़ को लेके बच्चा कहता है कि सर कब लगती है हेयस थ्योरम और कब लगता है सर टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसका डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है भाई, कब लगता है टोटल प्रोबेबिलिटी और कब लगता है आपका क्या हेयस थ्योरम। तो देखो बेस थ्योरम लगाना तो बहुत सिंपल है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन हो कि लाइक E1, E2, E3 अप टू En बहुत सारे इवेंट्स हैं और उन सब में एक इवेंट कॉमन है जो गिवन है, तो आपको लगानी पड़ती है बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम लगती कैसे है, ये कहता है बेस थ्योरम कि आपसे बोलेगा कि वो जो ए जो हो गया, जो ए आपको गिवन है, जो ए हो गया वो हुआ किसकी वजह से, वो ए E1 की वजह से हुआ या E2 की वजह से या E3 की। तो मैं कहता हूँ कि ई आस्क ले लो आप, आपसे कोई भी एक केस मांग लेगा, मुझे पता नहीं है कि वो कौन सा केस मांगेगा, तो पी ई आस्क अपॉन में ए, बेटा इसका सिंपल सा फंडा होता है कि पी ई आस्क इनटू में पी ए अपॉन ई एक्स। जो आपसे इवेंट पूछेगा वो तो ऊपर आएगा और जितने भी वहाँ पे केसेस होंगे उनका सम नीचे आएगा। अब 2 केसेस भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इट कम्प्लीटली डिपेंड। तो पी E1 को पी ए बाई E1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आ जाएगा सर पी E2 इंटू में पी ए बाई E2। ऐसे करते करते जितने भी केसेस हैं वो सब आपस में ऐड ऑन हो जाएंगे। तो ये होता है आपका बेस थ्योरम। अब इसी से बिल्कुल मिलता जुलता लगभग एक जैसा होता है आपका क्या टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें भी बहुत सारे केसेस होते हैं। क्या केसेस होते हैं सर, E1, E2, E3। अच्छा एक बात ध्यान रखना भाई, ये E1, E2, E3 जो है तो उनकी 2 कंडीशन ज़रूर सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है सर कि इनमें से कोई एक इवेंट ही हो सकता है, सारे एक साथ नहीं हो सकते। मतलब E1 होगा तो बाकी के चांसेस खत्म और E2 होगा तो बाकी के चांसेस खत्म। तो यहाँ पर ये हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, मतलब इनके बीच का जो इंटरसेक्शन है दैट शुड बी, ये इस केस में भी और इस केस में भी है, दैट शुड बी 5। और इनके सबका प्रोबेबिलिटीज़ का सम ये एग्जॉस्टिव भी होना चाहिए। इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अब इसमें क्या होगा सर, इसमें E1, E2, E3 अप टू En, इनमें एक इवेंट होगा जो कॉमन होगा। अब तुम कहोगे सर वही बेस थ्योरम में है, वही आपका टोटल प्रोबेबिलिटी में। अरे डिफरेंस क्या हुआ सर, तो डिफरेंस है मेरे भोले भाले बच्चों, डिफरेंस ये है कि वहाँ पे ए जो था वो गिवन था, यहाँ पे जो ए है वो कॉमन ज़रूर है बट वो ए ऐसा इवेंट है जो आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा कि जो बेस थ्योरम का अपॉन में आता था अब वो आपका सीधा न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो आपसे ए की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी और उसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला है पी E1 इंटू पी ए बाई E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए बाई E2 प्लस जो भी केसेस है, मतलब जो बेस थ्योरम के डिनोमिनेटर में आता है वो अब हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो मैंने आपसे बोल दिया कि मल्टीपल केसेस होंगे और एक इवेंट आपसे पूछा जाएगा, तो आप समझ जाना कि वो टोटल प्रोबेबिलिटी का है ना कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अब एक आखिरी केस आपका बचा हुआ है, वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छी बात पता है क्या है, साफ साफ लिखा हुआ आता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। तो इसमें ना ज़्यादा आपको मैं कहूँगा जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा को सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपसे साफ साफ बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 1। नंबर 2 आपसे बोल देगा कि यार आपने क्या निकालना है, मीन निकालना है। देखो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन पहले आते थे,
अब आने बंद हो चुके हैं। इस साल से आप भूल जाओ, बल्कि इस साल से क्या लगभग 2-3 साल से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन के नहीं आ रहे हैं। तो इनमें क्या करना होगा आपको, सबसे पहले निकालना होता है रैंडम वेरिएबल x। जब आप रैंडम वेरिएबल x निकाल लेते हैं तो एक बात और ध्यान रखेंगे आप बेटा कि आपको फिर निकालनी होती है सक्सेस। अब ये क्या होता है सर, वो इवेंट होता है जो आपसे पूछा जाएगा। हमारे लिए क्वेश्चन में जो सक्सेस है दैट वाज द इवेंट जो आपसे हमेशा पूछा जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ। और अगर मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो ध्यान रखना वहाँ पे नंबर ऑफ जो ट्रायल्स है, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट है। जैसे कि एक कॉइन को हो सकता है वो फेंके 4 बार 5 बार, या कार्ड निकाले 4-5। जो आप बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू 1 ट्राई। अभी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एफ क्या होता है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर। तो उस बेटा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके हमेशा 1 आना चाहिए। फिर आपको यहाँ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है कि x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू फॉर एग्जांपल x1 है, फिर यहाँ पे x2 है, अप टू करके xn है। तो यहाँ से आपने p ऑफ x1 निकाला, p ऑफ x2 निकाला, अप टू p ऑफ xn निकाला। तो यहाँ से जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो जाएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स। मैंने सिर्फ चैप्टर्स के बेसिक बताए हैं, क्वेश्चन नहीं कराया है, और मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा भी नहीं। उसके लिए मैंने बेटा प्लेलिस्ट आपका जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जा करके अगर आपको करने हैं बेसिक्स डिटेल में तो आप वहाँ से कर लेना। फिलहाल मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपकी बेटा EYQs। तो सबसे पहले बात करें CBSE 2015 से ले रहा हूँ, क्योंकि 2015, 16, 17 में बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आते थे। तो ये क्वेश्चन 2015 का अच्छा क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से रीड आउट करेंगे और जज करेंगे कि ये किस कॉन्सेप्ट का हो सकता है। तो हमसे बोल रहे हैं कि एक बैग में कंटेन है 4 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल, एक में है 7 and 3। अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम। उसमें अगर 1 और 2 आता है तो हम बैग 1 चूज करते हैं, अदरवाइज बैग B चूज करते हैं। 2 बॉल्स हम उसमें से निकालते हैं रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी वन ऑफ दैम बीइंग रेड एंड अनदर बीइंग ब्लैक। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है सर कि ये क्वेश्चन है किस एक्सरसाइज का, क्या इसमें कुछ गिवन है? सर कुछ भी गिवन नहीं है। इनफैक्ट बस ये बोला है कि 2 बॉल जो निकाली गई हैं उसमें से एक रेड है एक ब्लैक है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का नहीं हो सकता क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है। तो ये किस चीज़ का ये है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो सर उसके हिसाब से फिर E1 और E2 क्या होंगे हमारे, E1 और E2 क्या होंगे? देखो E1 होगा जो स्टार्टिंग में हो रहा है कि अ डाई इज थ्रोन, तो डाई शोज 1 और 2 E1 हो सकता है। यहाँ हो सकता है डाई शोज 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से, अच्छा अब यहाँ पे A क्या है, A इवेंट वो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो इवेंट A क्या है, A इवेंट ये है कि एक उसमें से रेड है और दूसरी उसमें से ब्लैक है। तो 1 बॉल इज रेड एंड अदर इज ब्लैक, अदर इज ब्लैक। ये मेरे को यहाँ पे गिवन। आप सुनते रहना पूरी बात बेटा बहुत ध्यान से। तो सर मैं यहाँ से निकालूंगा सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। एक डाई में 1 या 2 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 2/6 विच इज़ इक्वल टू 1/3। सर PE2 कितना हो जाएगा, दैट शुड बी 4/6 विच इज़ इक्वल टू 2/3। अब A/E1 का मतलब क्या है ज़रा ये समझना। जब E1 हुआ, अब मेरी बात समझना बच्चों, हमारे पास बैग 2 है यहाँ पर। जब E1 हो रहा है मतलब डाई में 1 और 2 आ रहा है। जब डाई में 1 और 2 आ रहा है तो साफ साफ लिखा हुआ है डाई में अगर 1 और 2 आ रहा है ऑन इट, देन बैग A को हमने चूज किया है और ये बैग A की इंफॉर्मेशन में 4 ब्लैक है और 6 रेड है। तो उसमें से एक ब्लैक निकली, एक रेड निकली। कॉमन सेंस है ना। E1 हो चुका है, E1 की रिस्पेक्ट में मुझे A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और A मेरा इवेंट क्या है कि एक रेड एक ब्लैक बॉल बैग 1 से निकली। तो यहाँ आ जाएगा 4C1 इंटू, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है और विदाउट रिप्लेसमेंट में हमेशा कॉम्बिनेशन लगता है, दिमाग में रखना बेटा वाली बात। और अपॉन में आ जाएगा 10C2। तो यहाँ आ जाएगा 4 × 6 × 2। अभी 2 कहाँ से आया, इसको सॉल्व करेंगे ना आप। 10 × 9, तो अपॉन में 2 × 1 आता, वो मैं ऊपर ले गया। कुछ कट रहा है तो काट दो भाई, ये कट जाएगा सीधा सीधा 5 पे, और कुछ तो कटता हुआ नज़र मुझे आ नहीं रहा। ये भी कट जाएगा, वैसे ये 2 पे जाएगा और ये 3 पे जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 15। अब लेते हैं सर PA/E2। A/E2 का मतलब क्या हो गया बच्चों,
जब E2 हुआ है मतलब डाई में 3 4 5 6 आया है, तब हम बैग बी चूज करेंगे और बैग बी से 2 बॉल निकालेंगे। उसमें से एक ब्लैक आएगी, एक रेड आएगी, तो आउट ऑफ 7 आई एम गेटिंग 1 ब्लैक, आउट ऑफ 3 रेड वी आर गेटिंग 1 रेड, एंड आउट ऑफ द कितनी बॉल्स है टोटल 10 में से हमें कितनी मिल रही है 2, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा सर 7 इंटू 3 अपॉन में 10 इंटू 9, और यहाँ जाएगा 2 इंटू 1, कुछ कट रहा है तो काट दो, ये 5 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा सर, ऊपर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 15। अब मेरे को निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए की प्रोबेबिलिटी का सिंपल मैंने आपको फॉर्मूला बताया, PE1 इंटू PA/E1, क्योंकि हम कौन सी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं भाई, इसमें बेस थ्योरम नहीं है ये। PE2 इंटू PA/E2, अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो बेटा तो कोई कैलकुलेशन एरर हो तो आप ठीक कर लेना अपने हिसाब से। 1/3 इंटू 8/15 प्लस में आ जाएगा 1/3 के साथ 2/3 इंटू में 7/15, तो ये हो जाएगा 8 प्लस में 14 अपॉन में 45, और ये 8 प्लस में ये हो जाएगा आपका 22/45, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कब आया है सर, CBSE 2015 का क्वेश्चन है, किसका है, टोटल प्रोबेबिलिटी का। 2015 में ना एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा आया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो अनएक्सपेक्टेड था कि ये भी CBSE 6 नंबर में दे सकता है, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। आई डोंट नो CBSE ने 6 नंबर में क्यों दिया, बट अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहे हैं कि PA0 इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू दे रखा है 2/50, और PA इंटरसेक्शन B0 इज इक्वल टू दिया है 1/6। और पता आपसे बोल क्या रहा है, सुनना मेरी बात ध्यान से बच्चों, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि PA0 इंटू PB, भाई यही तो कॉन्सेप्ट होता है, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। और यहाँ पे ले सकता हूँ सर PA इंटू PB0 इज इक्वल टू 1/6। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ और पता है, देखो यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे मेरा क्या टारगेट है सर, मुझे A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन 6 नंबर का है तो आसान तो नहीं होगा, और क्वेश्चन 6 नंबर का है तो बेटा बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, थोड़ा लेंदी होगा। तो अब इसमें अप्रोच क्या लगानी है, मेरी बात बहुत ध्यान समझना बच्चों। यहाँ पे ना आप एक काम करो, PA0 को ना आप 1 माइनस P ऑफ A इंटू बेटा P ऑफ B में ब्रेक कर लो, यहाँ पे 2/15 अंदर इंटू कर लो, कितना आ जाएगा, दैट शुड बी P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B इज इक्वल टू 2/50। यही काम इसमें करो आप इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A है ना, इंटू में इसको 1 माइनस P ऑफ B लिख लो, यहाँ आ जाएगा 1/6, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस PA इंटू PB इज इक्वल टू 1/6। अगर मैं इस सिचुएशन को उठा करके यहाँ इसको मैं इक्वेशन 1 मानूँ और इसको इक्वेशन 2 मानूँ, एंड 1 एंड 2 को अगर मैं उठा के यहाँ रख दूँ, तो P ऑफ A माइनस PA इंटू PB अगर मैं करता हूँ इज इक्वल टू 1/6। सर एलिमिनेट कर दो, अगर मैं एलिमिनेट करूँगा इसका साइन चेंज माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज प्लस हो जाएगा, इसका साइन चेंज माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में, और ये कट गया आपस में तो कितना बचेगा सर, P ऑफ B माइनस P ऑफ A इज इक्वल टू, भाई यहाँ पे आ जाएगा 2/15 और यहाँ पे आ जाएगा 1/6। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ बच्चों, ये चीज़ ना मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना, ये स्टेप पहले, ये 2 स्टेप्स है, फिर ये है, उसके बाद फिर यहाँ से शुरू है। तो यहाँ पर आ जाएगा सर एलसीएम लिया तो 12, तो PB माइनस PA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, दैट शुड बी 12 माइनस 15 माइनस का 3 अपॉन में नहीं मैंने एलसीएम लिया है ना, तो एलसीएम में एक काम करते हैं ना, एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम ठीक से लो ना भाई, इसका एलसीएम बनेगा 30। अब जो 15 है उसकी टेबल में कब आता है 30, तो वो 2 पर आता है, तो यहाँ ऊपर 4 आ जाएगा, और नीचे कब आता है 6 की टेबल में 5 पे आता है, तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो कुल मिला के PB माइनस PA इज इक्वल टू माइनस का 1/30। अगर मैं माइनस को उधर ले जाऊँ, मतलब मैं यहाँ से अगर PA निकालना चाहूँ तो PA की वैल्यू मुझे मिल जाएगी PB पॉजिटिव का 1/30। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं अपन, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक काम कर सकते हैं, अगर मेरे को यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ B, तो व्हाट कैन आई डू, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इन टर्म्स ऑफ B कहाँ रिप्लेस करने में फ़ायदा है सर, इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस करने में फ़ायदा है, इक्वेशन 1 में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑलरेडी है, देखते हैं ना, यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ B है, माइनस PA की जगह मैंने लिख दिया PB प्लस 1/30, और साथ में आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B
और इज इक्वल टू दे रखा है 2/15। चलो भाई क्वाड्रेटिक बननी पड़ेगी इसके अंदर तैयार आपको। एक काम करो आप एलसीएम ले लो, पहले इंटू कर लेते हैं इसको, इंटू कर लेते हैं कितना हो जाएगा सर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का स्क्वायर हो गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय 30 हो गया इज इक्वल टू में 2/15 हो गया। अच्छा एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में यहाँ 30 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो ये 30 ऑफ पी बी माइनस का 30 ऑफ पी बी स्क्वायर, ठीक है जी, और माइनस ऑफ पी बी इज इक्वल टू 2/15। भैया देखो इससे ये जाएगा सीधा सीधा कितने पे जाएगा 2 पे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और मैं आपको एडवाइस करूँ, आप ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ना x मान लो, x मान लो, आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। मतलब आपको सोचो ना यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना 30x माइनस 30x स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल टू 4। अब आपको पता है कि यार यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, मुझे पता है कि सर यहाँ पर आ जाएगा 29 माइनस का 30x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। भैया हो जाएगा 29 माइनस का 30x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये आपका 29x होगा, सबको उधर ले जाओ तो ये 30x स्क्वायर आ गया माइनस का 29x पॉजिटिव का 4। देखो इंटू करने पर आना चाहिए 120 और ऐड करने पर आना चाहिए 29। ऐसे दो नंबर हो सकते हैं क्या? हो तो सकते हैं, 24 और 5 ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आ जाएगा 30x स्क्वायर माइनस का, भाई यहाँ पे 24x माइनस का 5x पॉजिटिव का 4 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेना चाहूँगा बेटा कितना कॉमन आएगा भाई 6x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 5x माइनस 4, माइनस 1 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 5x माइनस 4। सर यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस 1 और साथ में आ जाएगा 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू बच्चों 1/6 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 4। तो थोड़ा अजीब अजीब आंसर आ रहा है, बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे आंसर्स भी बेटा प्रोबेबिलिटी के अंदर आ सकते हैं। तो हमारा एक तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करें, सर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक 1/6 आ रहा है और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा 4/5 आ रहा है। सर हमारे पास एक रिलेशनशिप ऑलरेडी है कि P ऑफ A प्लस 1/30। तो अगर मैं एक बार यहाँ पे डाल दूँ भाई B का, मैं यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ तो मुझे A एक इससे मिल जाएगा, एक इससे मिल जाएगा, मुझे PA एंड PB निकालना था। क्वेश्चन 6 नंबर का है, तो आपने देख लिया ना कि 6 नंबर के हिसाब से इन्होंने अच्छी खासी मेहनत आपसे कराई है। तो एक बार देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। पहले ये हमने सॉल्यूशन किया हुआ है और उसके बाद हमने ये किया हुआ है। तो 2015 आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन 15 में और आया था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं भाई, ताकि आपका 15 पूरा कवर अप हो जाए। वो एक क्वेश्चन है, हमसे बोल रहा है कि 3 मशीनें E1 E2 E3 करके, ठीक है, और वो कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब बना रही हैं, कितना कितना परसेंट बना रही है दे रखा है, और उनके आउटपुट में से कितना कितना जो है वो डिफेक्टिव है वो भी दे रखा है कि इट इज़ नोन दैट 4% ऑफ द बल्ब प्रोड्यूस बाय मशीन E1 E2 आर डिफेक्टिव एंड 5% जो है वो E3 से डिफेक्टिव बन रहे हैं। फिर हमसे बोल रहे हैं एक बल्ब हमने पिकअप किया एट रैंडम फ्रॉम द डेज ऑफ प्रोडक्शन, कैलकुलेट दैट इज डिफेक्टिव। तो पहले तो आपको ये समझना है अगेन कि ये किस टॉपिक का है। अगेन सर यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो दैट शुड बी किस चीज़ का होना चाहिए बेटा, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का ना, क्योंकि उन्होंने बोला एक बल्ब हमने निकाला और वो डिफेक्टिव बल्ब है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले ना एक काम करो, E1 E2 और E3 डिसाइड कर लो। E1 क्या होगा, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन E1, और E2 क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन E2, और E3 क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन E3। सर हमें ना, अच्छा A डिसाइड करो, A मतलब जो निकालना है, जो हमें बेसिकली निकालना है, और हमें निकालना है कि बल्ब इज डिफेक्टिव, बल्ब इज डिफेक्टिव। तो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल रहा हूँ, बच्चों ध्यान देना, E1 की प्रोबेबिलिटी मेरे को ऑलरेडी दे रखी है, कितना परसेंट है, 50%। चलिए, और PE2 भी दे रखा है कितना सर, दैट इज 25%, और PE3 भी कितना दे रखा है बच्चों, दैट इज ऑल्सो गिवन विच इज आपका कितना है, अगेन 25%। अब PA/E1 का मतलब हो गया कि जब E1 हो चुका है तब वो डिफेक्टिव हुआ, और E1 से डिफेक्टिव कितने बन रहे हैं, 4%। इन्फॉर्मेशन सारी गिवन होती है ना, अच्छी बात पता है क्या है, बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी की ऑल द इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन, बस हमें उसको अलाइन करना होता है। तो PA/E3 हमें कितना दे रखा है, दैट शुड बी 5%, 5% है ना डिफेक्टिव। हमें निकालना क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A,
और मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला बताया आपको, आप सिर्फ वैल्यूज डाल देना। अब मैं किसी भी क्वेश्चन की आपको कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा बेटा, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता है। तो बस एक बार आपको अप्रोच क्लियर हो जाए तो वैल्यूज़ तो डालना बच्चों का खेल है। तो आप सिर्फ यहाँ वैल्यूज़ डाल दो, यू विल गेट द आंसर। अगेन अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। कब आया सर? 2015 का क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन आया आपका 2016 में, कह रहे हैं कि एक बॉक्स में कंटेन है 4 वाइट और 2 ब्लैक, एक में कंटेन है 3 वाइट एंड 3 ब्लैक। 2 बॉल हमने निकाली है, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट, एट वन ऑफ द बैग्स एंड फाउंड टू बी 1 वाइट एंड 1 ब्लैक। अब देखो ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा कॉन्सेप्ट ना, कि ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ क्या है कि एक बॉल जो मिली वो ब्लैक है और एक बॉल जो मिली वो वाइट है। और कॉमन सेंस से वाली बात है कि जब कुछ गिवन होता है तो सर फिर वो टोटल प्रोबेबिलिटी का नहीं होता, फिर वो बेस थ्योरम का होता है। तो हमारे पास एक बैग में 4 वाइट है और 2 ब्लैक बॉल हैं, ये बैग 1 ले लेते हैं, बैग एक्स ले लेते हैं बल्कि, और एक बैग में मेरे पास 3 वाइट है और 3 ब्लैक है, ये बैग वाई ले लेते हैं हम। अच्छा, मुझसे क्या बोल रहे हैं कि ए गिवन है। ए गिवन क्या है सर? 1 बॉल इज वाइट, वन ड्रॉन बॉल इज वाइट एंड 1 इज ब्लैक, 1 इज, क्या यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट बोला हुआ है? सर विदाउट रिप्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन तो लगेगा फॉर श्योर। अच्छा, E1 और E2 क्या हो जाएगा? जो उसने पूछा है उसके हिसाब से। उसने क्या पूछा हमसे? उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग वाई। तो हो सकता है कि बैग एक्स इज चूजन, इनिशियली बैग एक्स इज चूजन, हमने बैग एक्स को चूज किया हो, या हो सकता है बैग वाई इज चूजन, हमने बैग वाई को चूज किया हो। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा? बोले बच्चों, बैग 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर बैग 2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, ध्यान देना, पहले निकालेंगे PA/E1 की जब बैग 1 चूज हुआ है उसमें से एक वाइट बॉल निकली, एक ब्लैक बॉल निकली। तो सर बैग में 4 वाइट है ना, एक वाइट और एक ब्लैक निकल रही है, टोटल 6 में से 2 बॉलें निकल रही हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4 × 2 / 6 × 3 और यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा, जो कट रहा है वो काट दो, ये 3 पे जाएगा और कुछ तो कटता हुआ नज़र आ नहीं रहा मेरे हिसाब से। यहाँ 8/9 आ जाना चाहिए, कोई कैलकुलेशन एरर हो तो देख लेना भाई। अब PA/E2 का मतलब क्या हुआ? जब E2 हो चुका है, मतलब बैग वाई जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, उसमें से एक ब्लैक और एक वाइट बॉल निकली और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी सर? वो बनेगी 3C1 × 3C1 / 6C2। तो वो कैलकुलेट करके आ जाएगा 3 × 3 / 6 × 5, यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा, सीधा सीधा कट कर दो, इससे ये कट रहा, आई थिंक यहाँ पे 3/5 आ जाएगा। अब आपको पता है ऑलरेडी कि बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम उस पर सीधा बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि सर किसका इवेंट हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया है, भोले भाले बच्चों, बैग वाई। बैग वाई मैंने कौन सा केस माना है? E2। तो मैंने आपसे क्या बोला, बेस थ्योरम के अंदर बेसिकली जो पूछा जाता है, जैसे E2/A, ए के रिस्पेक्ट में E2, तो जो पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर आता है, PA/E2, और नीचे हमेशा सबका सम आता है। तो PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2। ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला आप लगा देंगे, इसमें आप वैल्यूज़ डाल देंगे। वैल्यू सारी मैंने आपको दे ही रखी हैं, बस वैल्यूज़ डालनी है और आंसर निकालना है। कैलकुलेशन एरर अगर किसी न्यूमेरिकल में है, प्लीज़ अवॉइड दैट, वो आप खुद से देख लेना, मेन कॉन्सेप्ट है और वो आपको 100% क्लियर हो गया होगा। देखो 16 में ना एक क्वेश्चन और आया, ये गेम वाला क्वेश्चन होता है और ये बड़ा स्पेशल टाइप क्वेश्चन होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है बेसिकली ना, इसमें कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं लगती है, ये बहुत रैंडम क्वेश्चन है, उनको करने की अप्रोच आपको आनी चाहिए। इनको हम बोलते हैं गेम टाइप क्वेश्चंस। तो ये गेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस अभी और भी एक्सरसाइज में देखो, अभी आपको और भी ईयर में दिखेंगे। मैं एक ईयर का आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, बाकी ईयर्स में आप खुद से देख लेना। तो ये वाला क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है, आई टेल यू, कि ए और बी फेंक रहे हैं डाई, कब तक? जब तक कि किसी एक का यहाँ पे 10 ना आ जाए और वो गेम को जीत ना जाए। मतलब किसी एक का 10 आ गया, वो गेम जीत जाएगा, वहीं पे गेम खत्म हो जाएगा। तो हमसे बोल रहे हैं दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर ए ने गेम को स्टार्ट किया है। तो दोनों के लिए सक्सेस क्या है पहले डिसाइड करो। दोनों के लिए सक्सेस है गेटिंग सम ऑफ 10, ये हमारे लिए सक्सेस है, ठीक है सर। अच्छा, और दूसरी बात, अब सर यहाँ से ना एक काम करते हैं, ए के लिए भी सक्सेस वही है, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ से टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं। भाई टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे? टोटल वेज। सर यहाँ पे टोटल वेज जाएंगे 6 की पावर 2 विच इज़ 36,
क्योंकि हर बार क्या फेंका जा रहा है, हर बार फेंका जा रहा है पेयर ऑफ डाइस। तो ए के लिए अभी यहाँ पे ए मतलब क्या है, मान लीजिए सम ऑफ सक्सेस इज 10 है ना, तो या तो 6,4 पे 10 आ सकता है, या 4,6 पे, या 5,5 पे, और कोई केस तो बनेगा नहीं। तो कुल मिला के मेरे लिए ए के लिए सक्सेस क्या हो गई सर 3/36, और जो ए के लिए है वही बी के लिए सक्सेस हो गई है, और जो ए के लिए यहाँ फेलियर है, ए के लिए फेलियर क्या हो जाएगा सर 1 - 1/12 विच इज़ 11/12, वही फेलियर बी के लिए हो जाएगा। अब अगर ए गेम को स्टार्ट कर रहा है और अगर मैं ए को सपोर्ट कर रहा हूँ, हमें किसी एक को सपोर्ट करना पड़ेगा टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं ए को सपोर्ट कर रहा हूँ और ए गेम को स्टार्ट करना है, मैं लिख लेता हूँ इफ ए स्टार्ट्स गेम, और मुझे निकालनी है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, मुझे ए को जिताना है। अब ए को जिताना है तो ए कैसे जीतेगा कि ए ने स्टार्टिंग में ही फेंका, स्टार्टिंग में ही ए का एक अच्छी किस्मत निकली कि उसका 10 आ गया और ए जीत गया और गेम ही खत्म हो गया, एक केस। अगला केस बनेगा, हो सकता है कि ए भाई साहब हार गए, ए भाई साहब हार गए, फिर बी भाई साहब को हमने हरा दिया, और फिर ए जो है वो तीसरी बार में जीत गया, क्योंकि हम ए को सपोर्ट कर रहे हैं, हम ए को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम ए को ही जिताएंगे, हमें बी को जिताना नहीं फिलहाल इस केस के अंदर। तो ए जीत सकता है पहली बार में, फिर जीत सकता है तीसरी बार में, फिर जीत सकता है कि अगर हो सकता है कि ए हारा, फिर बी हारा, फिर ए तीसरी बार में हारा, फिर चौथी बार में बी को हराया, और ये पांचवी बार में जीतेगा, और ये सिलसिला आपका लगातार चलता रहता है। ये इनफाइनाइट सीरीज होती है, क्योंकि एंडलेस है, आपको पता ही नहीं कि गेम कब तक चलने वाला है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देखो ध्यान समझना सर, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस मेरा क्या हो जाएगा, समझना भाई सर, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/12, फिर दोनों के हारने की हो गई 11/12 का स्क्वायर। अब ये क्या हो रहा है सर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट है भैया, ए का जो भी आएगा उसका बी से कोई लेना देना थोड़ी ना है, दे आर इंडिपेंडेंट, तो जितने भी इंटरसेक्शन है दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द मल्टीप्लिकेशन। तो पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट इंटू पी ए करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इंटू में 1/12 आ जाएगा, फिर सर 11/12 की पावर 4 इंटू में फिर 1/12 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये सिलसिला कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं साइड में लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज़ होगा सर, इसको बोलते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। सर अगर मेरे को जीपी निकालनी, मतलब अगर मुझे जीपी दे रखी है ए आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, तो एस इन्फिनिटी का बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला होता है ए अपॉन में 1 - आर। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब हमारे पास जीपी हो। जीपी क्या होती है, जिनका कॉमन रेशियो बराबर हो, मतलब रेशियोज बिटवीन द एनी टू टर्म इज ऑलवेज सेम, तो हम उसे जीपी बोलते हैं। तो हम इसका ए निकालेंगे पहले, ए हमारा क्या है सर 1/12। आर निकालने का तरीका सर, जो भी सेकेंड टर्म है उसको डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से, तो इससे ही कट जाएगा सर 11/12 का स्क्वायर मेरा आर आ गया, मतलब मैं इसका स्क्वायर कर ही देता हूँ ना, तो 121/144 मेरा आर आ गया। नाउ वी हैव आर, वी हैव ए। अगर मुझे ए के जीतने की निकालनी है, इफ़ ए विंस की निकालनी है, तो ए अपॉन में 1 - आर। आर कितना है सर 121/144, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। भैया एलसीएम लो, तो 144 - 121 कितना आ जाएगा सर 23, अपॉन में 144। कुछ गलती वलती तो नहीं कर दी बेटा, हाँ गलती कर दी है, यहाँ पे 12 आएगा ना। अब इस 12 से इस 144 को काट दो, तो ये 12 हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 12/23 ये ए के जीतने की आ रही है, ए विंस की। और हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ए ने गेम स्टार्ट करा है, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी बी के कंपैरिजन में वैसे भी ज़्यादा ही आनी चाहिए। तो ए के जीतने की आ गई, तो अगर मुझे बी के जीतने की निकालनी है भोले भाले बच्चों, तो वो सिंपली निकाल दो ना सर 1 - 12, क्योंकि जब ए हारेगा तो बी जीत जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो 11, यहाँ 23 बेटा, तो ये 11/23 आ जाएगा। ये किसकी जीतने की आ गई, ये बी के जीतने की आ गई। तो ये होते हैं गेम टाइप क्वेश्चंस। आई विश आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो आगे से ऐसे गेम टाइप क्वेश्चंस आ जाए तो यू विल बी इजीली सॉल्व इट। करने का तरीका हर गेम टाइप के क्वेश्चन का सेम ही है। आप कभी भी गेम के क्वेश्चन आपको दिखें, आप समझ जाना कि इनफाइनाइट जीपी के क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे ही सॉल्व होते हैं। देखो 2016 में एक और क्वेश्चन आया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था बेटा। ये क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे 3 पर्सन है ABC,
दोनों जॉब मैनेजर हैं, प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और दोनों के चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो इस रेशियो में मेरे को दे रखे हैं और प्रोबेबिलिटी दैट ABC कैन इंट्रोड्यूस टू चेंज द इम्प्रूव द प्रॉफिट वो इतना दे रखा है। मतलब अगर A का अपॉइंटमेंट होगा तो 80% चांस है कि वो जो प्रॉफिट है उसमें कुछ इंक्रीमेंट करेगा, ऐसे B के चांसेस C के चांसेस दे रखे हैं। अब एंड में क्या हुआ है कि इफ़ द चेंजेस डज नॉट टेक प्लेस, ये हमें गिवन है, मतलब अपॉइंटमेंट किसी का भी हुआ भाई साहब का, लेकिन जो कंपनी है उसके प्रॉफिट में कोई बदलाव नहीं आया। तो सवाल ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जो ये हुआ ये अपॉइंटमेंट ऑफ C की वजह से हुआ। तो पहले आपको ये जज करना है कि ये किस टॉपिक का है। और मेरे भोले भाले बच्चों ये देखते ही समझ में आ रहा है कि बेस थ्योरम का है। क्यों? क्योंकि सर एक चीज़ गिवन है ना यार, एक चीज़ गिवन क्या है? गिवन ये है कि चेंजेस डज नॉट टेक प्लेस, चेंजेस डज नॉट टेक प्लेस, डज नॉट टेक प्लेस। अच्छा, अब यहाँ पे E1 E2 E3 करके क्या बन सकता है? यहाँ पे 3 केसेस बन सकते हैं कि कंपनी अपॉइंटेड A, क्योंकि उसे पूछा गया है कि इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ C। हाँ, तो कंपनी अपॉइंटेड पर्सन A हो सकता है, या तो A पर्सन को सिलेक्ट किया होगा। E2 क्या बनेगा कि कंपनी ने अपॉइंट किया होगा पर्सन B को, और E3 क्या बनेगा सर? कंपनी ने अपॉइंट किया होगा पर्सन C को। अब A के अपॉइंटमेंट की प्रोबेबिलिटीज के रेशियोज गिवन है, तो अगर मैं PE1 निकालना चाहता हूँ तो आसानी से निकाल सकता हूँ सर 1 और अपॉन में टोटल क्या है सर 7, तो 1/7 हो जाएगा। सर P ऑफ E2 कितना हो जाएगा सर? 2/7 हो जाएगा। और PA अपॉन E3, PE3 कितना हो जाएगा? दैट इज 4/, मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ C के हैं, इसीलिए उसने उसी का पूछा हुआ है आपसे। वैसे पूछ किसी का भी सकता है, बट अपॉइंटमेंट ऑफ C के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा, अब यहाँ पे A/E1 का मतलब क्या है पहले समझना। बच्चा यहाँ गलती करता है, उसे लगता है सर A/E1 हो जाएगा 0.8, जबकि आप समझो मेरी बात को। A/E1 का मतलब क्या है कि सर जब E1 हो चुका है, मतलब A का अपॉइंटमेंट हो चुका है, A को जॉब मिल चुकी है, उसके बाद कोई प्रॉफिट में मतलब A का मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं आया, और ये किस चीज़ का दे रखा है कि प्रॉफिट में चेंज आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नहीं आने का निकालने के लिए 1 में से 0.8 को माइनस करना पड़ेगा, तो 0.2 आएगा। अब जैसे PA/E2 निकालो, मतलब कि जब हमारा जो B है उसकी अपॉइंटमेंट हुई है तब कोई चेंजेस नहीं आया, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा अल्टीमेटली? 1 माइनस 0.5 विच इज़ इक्वल टू 0.5। और PA/E3 बच्चों कितना हो जाएगा? A/E3 जब C की अपॉइंटमेंट हुई तब कोई चेंज नहीं आया, और ये चेंज का दे रखा है, तो 1 माइनस 0.03, तो 0.70% चांस है कि कोई चेंज नहीं आएगा अगर भाई साहब A को हमने सेलेक्ट कर लिया तो। अब नाउ वी हैव एवरीथिंग। हमें निकालना क्या है सर? हमें निकालना है PE3/A, और यू नो द फॉर्मूला ऑफ बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता ही है। अब सीधा फॉर्मूला लगा दो, PE3 इंटू PA/E3, और नीचे सबका सब PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। मैं फॉर्मूलाज के बाद की कैलकुलेशन आपको नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज आई वांट कि हमें सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, उसमें समय लगने वाला है, लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। अगर मैंने कैलकुलेशन कराई तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब देखो 2016 में एक और क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। इस बार जो टोटल है वो 7 चाहिए, पहले टोटल 10 था, तो ये हो जाएगा आपसे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से होमवर्क में कर लेना। अब देखो एक क्वेश्चन आया 2017 की बात कर रहा हूँ, कह रहा है एक डायक ऑफ ए का जिसके जो हुज फेसेस आर मार्क्ड 1 2 3 रेड है, और ये देखो हमारे जो यहाँ पे जो रेड हैं वो हैं 1 2 3, और जो ग्रीन है वो हैं 4 5 6। अब इवेंट ए कह रहा है कि नंबर जो ऑब्टेन्ड हुआ, इवेंट ए कह रहा है नंबर इज इवन। तो अगर इवन नंबर ऑब्टेन हुआ है तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? दैट शुड बी 3/6, क्योंकि इवन तो भाई ऑब्वियसली बात है 3 ही होते हैं, 1/2। और इवेंट बी बोला है कि नंबर जो है वो रेड है, नंबर इज रेड। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी सर हमारी रेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? रेड में 3 है सर, इसकी भी 3/6 करके 1/2 निकालो। अब उसने बेसिकली ये पूछा है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। कितने नंबर का क्वेश्चन आया था? 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो आप एक काम करो, आप ना इनका इंटरसेक्शन भी बना लो। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि वो रेड इवन होना चाहिए। अब रेड इवन मतलब कितने केसेस हैं रेड इवन के? सर एक ही केस है। तो यहाँ से अगर मैं PA इंटरसेक्शन B निकालूँ तो वो 1/6 आएगा। अब मैंने आपसे क्या बोला है कि आप PA इंटू PB करके देख लो। तो PA इंटू PB जब आपने किया तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 आया, विच इज़ इक्वल टू 1/4। तो PA इंटरसेक्शन B जो है वो
P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर अगर नहीं आ रहा है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं माने जाते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। ये 1 से 2 नंबर से ज़्यादा की इनकी डिजर्वेंस नहीं है बेटा, सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। और आई विश आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये 17 का क्वेश्चन है। अब देखो एक और क्वेश्चन 17 में आया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बेस थ्योरम, देखो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि बेस थ्योरम भरी पड़ी है, मतलब बेस थ्योरम आपको एनसीईआरटी की भी आनी चाहिए। और जैसे ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पिछले क्वेश्चंस भी आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, वो भी आपको आने ही चाहिए। अब 2017 का क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल इट इज़ नोन कि भैया 30% जो बच्चे हैं उनका 100% अटेंडेंस है और 70% बच्चे हमारे इर्रेगुलर है। तो भैया पिछले साल का रिपोर्ट निकाला गया है, 70% बच्चे ऐसे निकले, 70% ऑफ द स्टूडेंट हु हैव 100% ऑफ अटेंडेंस अटेन एन ए ग्रेड, वेरी नाइस। और जो इरेगुलर बच्चे थे उसमें खाली 10% बच्चों का ही ए ग्रेड आया। एट द एंड ऑफ द ईयर हमने एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया एंड ही वाज फाउंड टू बी हैव एन ए ग्रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज अ 100% अटेंडेंस। तो मेरे भोले भाले बच्चों, सबसे पहले ए डिसाइड करो, ए क्या होता है, वो इवेंट जो गिवन है। और गिवन इवेंट यहाँ पर क्या है कि जो पर्सन, ये जो स्टूडेंट हमने सिलेक्ट किया है अटेन एन ए ग्रेड। तो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स अटेन एन ए ग्रेड, ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए हो गया। अब E1 और E2 करके हम कैसे लेते हैं सर, कैसे डिसाइड करते हैं, जो पूछा गया है। स्टूडेंट 100% अटेंडेंस वाला ही हमसे पूछा गया है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे एक इवेंट ले लेंगे, स्टूडेंट हैव 100% अटेंडेंस, है ना। और दूसरी बात किसकी हो रही है, स्टूडेंट इज इरेगुलर, स्टूडेंट इज इरेगुलर, या तो वो स्टूडेंट इरेगुलर है या वो स्टूडेंट 100% अटेंडेंस वाला है। तो अगर वो 100% अटेंडेंस वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, P(E1). 100% बच्चे की अटेंडेंस खाली 30% ही तो है, 30% बच्चा ऐसा है जिसकी 100% अटेंडेंस है, बाकी 70% बच्चा इरेगुलर है। सर P(E2), ध्यान रखना P(E1) P(E2) का सम हमेशा 1 होना चाहिए, तो ये 70% है सर, मतलब 7/10 हो गया। अब PA/E1 का खेल समझो, A/E1 मतलब जब वो बच्चा 100% अटेंडेंस वाला है तब उसका ए ग्रेड आया। और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी मेरे को ऑलरेडी दे रखी है, आई थिंक 70% स्टूडेंट हु हैव 100% अटेंडेंस अटेन एन ए ग्रेड, मतलब यहाँ पे 70/100 आ जाएगा, मतलब भोले भाले बच्चों 7/10 आ जाएगा। PA/E2, PA/E2 मतलब जब वो इरेगुलर बच्चा है तब उसका ए ग्रेड आया। 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि इरेगुलर हैं और अटेन एन ए ग्रेड, उनको फिर भी ए ग्रेड मिल गया। चलिए बहुत बढ़िया सर, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। तो अब उसने हमसे पूछा गया, उससे हमसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो 100% अटेंडेंस वाला बच्चा था, मतलब अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम आपसे मांगा गया है P(E1)/A। तो जो भी आपसे पूछा जाता है, मैंने क्या बोला, बार बार मैं बोल रहा हूँ बेटा, फॉर्मूला लगाना इट्स नॉट अ बिग डील, फॉर्मूले से पहले की जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आपने ठीक निकाली है तो फॉर्मूला तो बड़ा बेसिक सा होता है भाई, कि ऊपर वो इवेंट जिसकी पूछे जा रही है और नीचे सबका सम और फिर खाली वैल्यूज़ और एलसीएम पेलसीएम जो आपको बचपन से आता है। आप कैलकुलेशन तो बचपन से ही कर रहे हो ना, तो आराम से कर लो कि मैं छोड़ रहा हूँ। ये मत समझना कि सर आपने हर पूरे लेक्चर में आलस दिखा दिया, आलस नहीं दिखा दिया बेटा। आई वॉन्ट कि चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कवर अप हो। अगर मैं एक एक की कैलकुलेशन कराऊंगा भाई तो फिर ये कम से कम 3-4 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। देखोगे 3-4 घंटे का लेक्चर नहीं ना, तो 1.5 आवर में मेरे को उसको खत्म करना है, तो कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। फिर क्वेश्चन हम आया आपका 2018 का, 2018 पे हम आ गए। चलिए बहुत स्पीडली हम मूव कर रहे हैं। 2018 का एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, अगर उसका 1 और 2 आता है तो वो एक कॉइन को 3 बार फेंकती है और वहाँ पे नंबर ऑफ टेल को नोटिस करती है। और अगर उसका 3, 4, 5, 6 आता है तो वो फेंकती है और वहाँ पे देखती है कि हेड आया कि टेल आया। अगर वो ऑब्टेन करती है एट लास्ट एग्जैक्टली 1 टेल, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब अगेन यहाँ पर एक इवेंट गिवन है और मल्टीपल इवेंट से वो इवेंट लिंक्ड है, तो कहीं ना कहीं मेरे भोले भाले बच्चों ये आपका अगेन क्या हो जाएगा, बेस थ्योरम। अब सर ए क्या है सर, यहाँ पर ए क्या है सर, ए है कि शी ऑब्टेन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अगर आपको याद हो तो, बस वहाँ पे हेड है और यहाँ पे टेल है। शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 टेल, उसे 1 टेल मिला है। अच्छा E1 E2 करके मैं क्या लूँगा, जो इवेंट मेरे से पूछा जाता है। पूछा गया है सर कि उसे मिला डाई पे 3, 4, 5, 6, तो या तो उसको मिल रहा है 1, 2, 3, 4, शी गेट्स 1 और 2 ऑन डाई,
या तो ये हो रहा है या हो रहा है कि शी गेट्स 3 4 5 6 ऑन डाई। अब मैं थोड़ा स्पीडली कराऊंगा, ध्यान देना बच्चों। देखो ए बाई E1 की अगर पहले मैं E1 की बात करूं तो E1 के केस में तो सर बहुत सिंपल है, यहाँ पे 2/6 आके 1/3 आ जाएगा। और PE2 भी सर बहुत सिंपल है, 4/6 आके यहाँ पे 2/3 बन जाएगा। सवाल उठता है सर A बाई E1 की ना पहले केसेस बनाओ। A बाई E1 का मतलब है जब उसको 1 और 2 मिला तब उसने एक कॉइन को 3 बार फेंका तो टोटल आउटकम तो 8 हो गए। अब उसमें एग्जैक्टली एक टेल आना चाहिए तो वो हो गया HHT या THH या HTH, और कोई केस तो नहीं बनेगा। तो टोटल केसेस हमारे फेवर में यहाँ पे एग्जैक्टली 1 टेल आ रहा है आफ्टर थ्रोइंग द 3 कॉइन्स। तो सर वो हो जाएगा हमारा PA बाई E1 इज इक्वल टू 3/8। और PA बाई E2 के लिए ज़रा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही कॉइन फेंका जा रहा है, और एक ही कॉइन फेंका जा रहा है तो उस केस के अंदर तो सर टेल आने की उल्ली बताइए हमें, रट्टा है क्या सर 1/2। हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है PE2/A। वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ बेस थ्योरम और हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो ये था 2018 का क्वेश्चन। अब देखो 18 का एक और क्वेश्चन आया है और इस बार आपकी जो कंडीशनल है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपका 18 का क्वेश्चन है। अब देखो कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर कब कंडीशनल लगेगा, कब बेस थ्योरम लगेगा, समझ ही नहीं आ रहा यार। ये वाला पोर्शन तो सबसे ज़्यादा इजी है, कंडीशनल बेस थ्योरम कब कब लगेगा, दैट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। मतलब उस केस के अंदर अगर कंडीशनल है तो एक गिवन होता है और एक की निकालनी होती है, एज सिंपल एज दैट। जबकि जो बेस थ्योरम है उसमें मल्टीपल्स आपके पास इवेंट होते हैं और एक उनमें कॉमन होता है। इसमें एक ही कॉमन होगा और एक ही गिवन होगा और एक की निकालनी होगी। साफ साफ बोला है कि एक ब्लैक डाई है एक रेड डाई है, हमें कंडीशन पूरी निकालनी है, लिखा हुआ भी आ गया कि सम जो है वो 8 है और रेड डाई जो है वो नंबर लेस देन 4 है। तो पहले ना आप डिसाइड करो कि ब्लैक डाई जो है उसे मैं मान रहा हूँ फर्स्ट, एंड जो रेड डाई है उसे मैं मान रहा हूँ सेकेंड। मतलब मैं जो स्टार्टिंग नंबर पे लिखूंगा वो ब्लैक और बाद में लिखूंगा जो रेड। अब मेरी बात बहुत आराम समझना, इवेंट ए आप डिसाइड करो। इवेंट ए क्या है, वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है हमसे, किसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा एक बार बताओ, हमने ए यहाँ पे कितने डाई फेंके हैं, 2 डाई। तो पहले टोटल आउटकम्स लिख लो। टोटल आउटकम्स कितने होने वाले हैं बोले बच्चों, 6 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 36। अब ए इवेंट क्या है कि जो सम है, जब ए लिख रहे होगे तो फिर बी से मतलब मत रखना, और जब आप बी के एलिमेंट लिखोगे तब ए से मतलब मत रखना। तो ए क्या हो जाएगा कि सम ऑफ नंबर्स इज 8, ठीक है। और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर रेड डाई रिजल्टेड नंबर लेस देन 4। तो पहले ए के सैंपल पॉइंट लिखते हैं। ए के सैंपल पॉइंट में मैंने क्या बोला, रेड डाई को इन्वॉल्व नहीं करना, मतलब बी से मतलब नहीं है। अब सम 8 होना चाहिए, तो सम 8 के लिए सर क्या हो सकता है, बच्चा कहता है 1,7। अबे नालायक को 7 कहाँ से आ गया, डाई में 7 थोड़ी ना आ जाएगा, तो 1,7 छोड़ दो। शुरुआत करते हैं सर, पहले लेते हैं 2,6, फिर लेते हैं 6,2, फिर लेते हैं 3,5, फिर लेते हैं 5,3, फिर लेते हैं 4,4। आई थिंक इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। इमेजिन कर लो, 2,6 ले लिया, 6,2 ले लिया, 3,5, 5,3, 4,4, बस ये हो सकता है। अब लेते हैं बी। बी में बोल रहे हैं कि रेड डाई जो है वो नंबर लेस देन 4 होना चाहिए, और जो रेड डाई है वो मैंने कौन सा माना हुआ है, सेकंड वाला। तो सेकंड नंबर पे 4 से कम होना चाहिए। तो सेकंड नंबर पे काम करते हैं, पहले 1 फिक्स करते हैं। तो 2,1 से लेकर के 6,1 तक आएगा। ऐसे ही अब फिक्स करते हैं 2, तो 1,2, यहाँ 2,2 से लेकर के 6,2 आएगा। अब फिक्स करते हैं सर एंड में 3, क्योंकि 3 से ज़्यादा ले नहीं सकते, तो 1,3, 2,3 से लेकर के आपका 6,3 तक जाएगा। और इसके आगे कुछ बनेंगे नहीं, तो टोटल में 18 केसेस बनेंगे, जिसमें से मेरे को कॉमन निकालना ज़रूरी है। कॉमन क्यों निकाल लो सर, अरे भाई PA बाई बी का फॉर्मूला होता है कंडीशनल के हिसाब से, PA इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो कॉमन निकालना जरूरी है। अब कॉमन क्या आएगा दोनों में से, कॉमन तो 6,2 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 से कम, 2 मतलब जो 4 से कम है, और एक 5,3 हो सकता है। 2 ही केस हमारे बनेंगे, एक 6,2 और एक 5,3, और कोई सा तो बनने से रहा। तो सर यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है सर, PA इंटरसेक्शन B बन रहा है 2/36, और P ऑफ B बन रहा है सर 18/36। 18 बन रहे हैं ना किसी चीज़ के, यस। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 2/36, 18/36, इससे इसको उड़ाया सर, आंसर आएगा 1/9। तो इसी बहाने आपकी कंडीशनल की भी प्रैक्टिस हो गई, कंडीशनल की भी रिवीजन हो गई। लेक्चर बहुत खास चल रहा है बेटा, ध्यान रखना। इस बहाने आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है और पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं, एंड तक देख लेना।
और सारे क्वेश्चंस को भी ना कॉपी में नोट डाउन कर लेना क्योंकि क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं बेटा। अब आते हैं 2019 में। 2019 में एक क्वेश्चन ऐसा आया है, ये जो आपका एक डिलीटेड टॉपिक से आ गया, आपको पता होना चाहिए कि एक ही एक्सरसाइज हमारी डिलीटेड है ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से, एंड दैट वाज आपका क्या बेटा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये उसका है, तो ये डिलीटेड है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, स्किप कर देते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। हमसे बोल रहे हैं कि P ऑफ नॉट ए हमें दे रखा है। P ऑफ नॉट ए हमें कितना दिया बच्चों, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। P ऑफ नॉट ए ये कितने नंबर का आया हुआ है, मेरे ख्याल से ये 1 से 2 नंबर का आया हुआ है, और P ऑफ बी दे रखा है मेरे को 0.7, और P हमें B बाय ए दे रखा है और A बाय बी मांग रहा है। तो अगर P ऑफ ए नॉट आपको गिवन है तो 1 माइनस P ऑफ ए के बराबर होता है। तो P ऑफ ए कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 माइनस 0.7 विच इज़ इक्वल टू 0.3। क्या इसकी कोई ज़रूरत थी, इसकी कोई ज़रूरत थी, अभी पता लग जाएगा सर। P ऑफ बी बाय ए मुझे दे रखा है, और P ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला होता है P A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सर अच्छी बात क्या है कि ये मुझे दे रखा है 0.5, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, अरे सर ये तो निकालना है। अब B की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 0.7। तो ये ज़रूरत तो है भाई, इंटरसेक्शन मिलेगा इससे, और इंटरसेक्शन कितना मिलेगा सर, इंटरसेक्शन मिल जाएगा इससे 0.5, 0.7। भैया कैलकुलेशन एरर ध्यान देना, 0.35 मेरे हिसाब से आना चाहिए। अब मुझे निकालना है सर P A बाय B। ओह सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई है, देखा ना, मैं गलतियाँ बहुत करता हूँ यार, मुझे समझ नहीं आता, मैं लेक्चर में कहाँ खो जाता हूँ। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा जब भी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए काम आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.3। तो 0.3 को यहाँ मल्टीप्लाई करके 0.15 आएगा, 0.15 आएगा। अभी ठीक है, हाँ भैया अभी ठीक है। अब मुझे निकालना है P A बाई बी। तो P A बाई बी निकालना है, तो सर फॉर्मूला क्या होता है, P A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अच्छी बात क्या है सर, इंटरसेक्शन आपने अभी निकाल लिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमें गिवन था 0. इससे ही कट के हमारा कितना आ जाएगा, 15/70। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो 3/5 1 जा 5 4 3/14 हमारा आंसर आ जाएगा। अभी भी कोई कैलकुलेशन एरर होगा तो मेरे बच्चे समझदार हैं, वो देख लेंगे और उसको ठीक कर लेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, किस टॉपिक का है, बेस थ्योरम का है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ बेटा, आप इसको आराम से कर लेना। बस ए बता दे रहा हूँ कि ए होगा कि कॉइन शोज हेड। अब E1 हो जाएगा कि जो कॉइन है वो आपका 2 हेडेड है, फिर एक हो जाएगा E2 हो जाएगा कि कॉइन बाइज्ड है, और E3 हो जाएगा कॉइन अनबाइज्ड है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आप आराम से कवर कर लोगे। अब एक क्वेश्चन और देखो, हमसे बोल रहा है एक पर्स में कंटेन है 3 सिल्वर के और 6 कॉपर के कॉइन्स, ठीक है। दूसरे पर्स में कंटेन है 4 सिल्वर के और 3 कॉपर के कॉइन, ठीक है। हमने एक कॉइन को एट रैंडम निकाला फ्रॉम दी वन ऑफ द पर्सेस, और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो सिल्वर का कॉइन है। मेरे भोले भाले बच्चों, कुछ गिवन नहीं है, इन्फॉर्मेशन दो है और कुछ गिवन नहीं है। मतलब एक हमारे पास जो बैग है, जो पर्स है, उसको फर्स्ट मान लेते हैं, उसके अंदर 3 सिल्वर और 6 कॉपर के हैं कॉइन्स, जबकि जो अगला है उसमें 4 सिल्वर और 3 कॉपर के कॉइन्स हैं। और कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई इवेंट गिवन नहीं है, बल्कि पूछा गया है। पूछा क्या गया है कि जो कॉइन आपने निकाला, कॉइन इज ऑफ सिल्वर, कॉइन इज ऑफ सिल्वर। तो ऐसे क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कुछ गिवन ना हो, से पूछा हो और मल्टीपल केसेस बन रहे हो, वो होता है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो मेरे भोले भाले बच्चों, आप यहाँ से सबसे पहले निकालो, पहले तो E1 डिसाइड करो। E1 क्या होगा, E1 होगा सर, हो सकता है कि हमारा जो पर्स 1 है इज सिलेक्टेड, हमने पर्स 1 सेलेक्ट किया हो, और E2 हो सकता है हमारा कि पर्स नंबर 2 इज सिलेक्टेड, पर्स 2 हमने सिलेक्ट किया हो, राइट। अब E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बोले बच्चों, दैट शुड बी 1/2, और E2 की भी कितनी हो जाएगी, दैट्स अगेन 1/2। अच्छा, P A बाई E1 का मतलब क्या हुआ कि जब बैग 1 सिलेक्ट हो चुका है, उसमें से एक सिल्वर कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी, तो बैग 1 में से सिल्वर कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/9 विच इज़ इक्वल टू 1/3। और P A बाई E2 कितना हो जाएगा कि अगर बैग 2 मेरे पास है, वहाँ से मैं सिल्वर की निकालूँ तो वो आ जाएगा 4/टोटल। टोटल कितना है सर, 4/7। मुझे निकालना क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फॉर्मूला क्या होता है भाई, रट्टा पड़ा है, अब तो रट्टा हो जाना चाहिए भाई। टोटल प्रोबेबिलिटी PE1 इंटू P A बाई E1 प्लस PE2 इंटू में P A बाई E2। उसके बाद तो आपको सिर्फ सिंपली सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका अगेन 2020 का क्वेश्चन। बस 4 ईयर्स और
हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। लेंदी जा रहा है आई नो, बट काम का बहुत है। अगेन जो क्वेश्चन आ रहा है वो गेम का आ रहा है। गेम का क्वेश्चन मैंने आपको सिखाई दिया है कि आपसे बोल रहे हैं ऑल्टरनेटिवली फेंकेंगे जब तक कि किसी का सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 ना आ जाए, और जैसे आ जाएगा वो जीत जाएंगे। तो एक एक भी निकालनी है, बी की भी निकालनी है। सेम गेम टाइप क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी कवर, तो ये आप आराम से कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 21 में कुछ हुआ नहीं था बेटा, 21 का जो था वो आपको पता ही है, पेपर कैंसिल हो गया था। अब हम आते हैं सीधा 22 के पेपर में। 22 में क्या कह रहे हैं कि अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन and the sum of the number appearing on the dice is observed to be 7, तो find the probability that the number 5 has appeared on at least one die। अब सवाल ये उठता है कि सर ये है किस टॉप, तो एक इवेंट गिवन है और एक इवेंट की निकालनी है। जब सिंपल टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो वो कंडीशनल होता है मेरे बोले बच्चों। यहाँ पर अगर हमने फेंका है पेयर ऑफ डाई, तो टोटल आउटकम्स कितने होने वाले हैं? टोटल आउटकम्स जाने वाले हैं सर 36। अब इवेंट ए क्या हो जाएगा कि अपेयरिंग ऑन द डाइस ऑब्जर्व टू बी 7, ये हमारा ए हो जाएगा। सम इज भाई 7, तो ए की प्रोबेबिलिटी देखो, ए के केसेस क्या बनेंगे? 3,4 हो सकता है, 4,3 हो सकता है, 1,6 हो सकता है, 6,1 हो सकता है, 2,5 हो सकता है, 5,2, और कुछ तो नहीं बनेगा। अच्छा बी क्या होता है सर? बी जो गिवन होता है, नहीं हमारा शायद ए, सॉरी ये हमारा बी है क्योंकि ये गिवन है, ये हमारा बी है। और ए इवेंट वो होता है जिसकी पूछी जाती है। तो हमसे पूछी किसकी जा रही है कि नंबर जो हैज़ है वो एटलीस्ट एक बार आना चाहिए। 5 अपीयर्स एटलीस्ट, 5 जो है वो कम से कम एक बार आया है। तो कम से कम एक बार आया है, इसका मतलब पता है क्या हो गया कि हो सकता है देखो 5,1 ले लो, 5,2 ले लो, 5,3 ले लो, 5,4 ले लो, 5,5 ले लो और 5,6 ले लो। अब उल्टा चला दो कि 5,1 हो गया तो 1,5 भी हो सकता है, 2,5 भी हो सकता है, 3,5 भी हो सकता है, 4,5 भी, 5,5 हो चुका है, और 6,5 भी हो सकता है। कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। अच्छा कॉमन क्या आएगा सर? कॉमन क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉमन आएगा सर। एक तो मेरे ख्याल से 5,2 आ जाएगा, 5,2 आ जाएगा और एक 2,5 आ जाएगा, और कुछ तो कॉमन आएगा नहीं। तो भाई मुझे इंटरसेक्शन भी मिल गया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा सर? दैट शुड बी 2/6। और पी ऑफ बी क्या बनेगा सर? पी ऑफ बी के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे आ जाएगा 11/36। तो यहाँ पे पी ए बाई बी का फॉर्मूला बन जाएगा सर 2/6 11/36। भैया इससे इसको काट दो, ये ऊपर चला जाएगा। कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में? इज देयर एनी इशू? सॉरी बी तो ऊपर वाला है ना भाई, बी ऊपर वाला, और ऊपर में हमारे कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 हो जाएगा। हमें पी ए बाई बी निकालना था बच्चों, वो आ जाएगा 2/6 6/36। भैया इससे इसको उड़ा दो, 6 पे जाएगा। अभी भी कुछ एरर हो रहा है यार, रुक जाओ देखते हैं इसके बाद। अच्छा यहाँ पे हल्का सा एरर ये हो रहा था बेटा कि इसके अपॉन में हमने मेरा 36 नहीं लिखा था, तो 2/36 होगा तो ये कट जाएगा पूरा, तो हमारा 1/ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये 2022 का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा इससे अगले क्वेश्चन पे। इससे अगला क्वेश्चन जो कि 2000, हमारे पास 2 ही साल बच रहे हैं, एक 23 एक 24, और हमारा लेक्चर बाइंड अप हो जाएगा। एक क्वेश्चन ना और आया आपका 2022 का ही है, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। ध्यान देना बच्चों, आपसे कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट्स द टारगेट की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। मतलब ए जो है वो टारगेट को हिट कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और जो बी है वो टारगेट को हिट कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें 2/5 दे रखी है। और बोथ ट्राई टू सॉल्व, मतलब दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन से रिलेटेड है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, ये उससे रिलेट करेगा। दोनों इंडिपेंडेंटली अटेम्प्ट ले रहे हैं, मतलब ए के हिट करने ना करने से बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट। अब मेरी बात समझना, ए के हिट करने की दे रखी है, तो ए के हिट ना करने की निकाल लो, मतलब पी ए नॉट निकाल लो, तो 1 - 1/3 करके आपको 2/3 मिल जाएगी। बी के हिट ना करने की निकाल लो, तो 1 - 2/5 इज इक्वल टू आपको 3/5 मिल जाएगा। अब उसने पूछा है कि द टारगेट हैज़ बीन हिट, टारगेट इज हिट। अब इसके केसेस बहुत सारे बनेंगे। एक केस बनेगा कि ए से हिट हो गया तो बी से नहीं हुआ, एक बनेगा बी से हो गया तो ए से नहीं हुआ, एक बनेगा कि दोनों से हो गया। तो अगर इतने केसेस बनाने से आप बचना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अगर आपको निकालनी है द टारगेट हैज़ बीन हिट, सॉरी यहाँ पे आएगा कि हमारा जो टारगेट है वो हिट हुआ है,
अगर मुझे इस चीज़ की निकालनी है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा, 1 में से इस चीज़ की सब्ट्रैक्ट कर दूंगा कि टारगेट हिट नहीं हुआ है। अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका जो फॉर एग्जांपल टारगेट हिट नहीं होता है, उसका सिर्फ एक ही केस बनेगा, उसका सिर्फ एक ही केस बनेगा कि ना ए से हिट हुआ और ना बी से हिट हुआ। तो 1 माइनस, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ए नॉट इंटू, यहाँ पे इंटू आ जाएगा बेटा, इंटू, एक मिनट इसको ठीक से लिख देता हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर कि 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट हो जाएगा अल्टीमेटली। तो 1 माइनस सर यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, इससे इसको काट दो, तो कुल मिला के आपका 3/5 जो होगा वो फाइनल आंसर माना जाएगा। मैंने जो हिट ना करने की प्रोबेबिलिटीज है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और वहाँ से मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर एक चीज़ की निकालनी है उसके केस से ज़्यादा बन रहे हो, अपोजिट केस लेके आप 1 से माइनस कर सकते हो, ये आपके पास एक ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं हमेशा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपका 2022 का है, ये एज आप मान लो एज ए केस स्टडी आया था। मैं हिंट दूंगा, करना आप इसको खुद ही है, कि आपसे बोल रहे हैं एक शॉपकीपर सेज द 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, सीड A1 A2 A3 करके दे रखा है, दे आर सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर वेयर पोर्शन ऑफ दी सीड्स हमें दे रखा है कि भैया जो सीड्स है उनका रेशो दे रखा है कि A1 सीड जो है उसका रेशो 4 है, अगले का 4 है, अगले का 2 है, और उसमें जर्मिनेशन जो रेट है, मतलब कि वो जो आपका जो सीड है उससे आपका जो प्लांट है वो निकलने के चांसेस जो है वो है पहले वाले के लिए 45%, अगले के लिए 60%, अगले के 35%। आपसे एट लास्ट पूछा गया कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन सीड्स विल जर्मिनेट। तो कहीं ना कहीं आपसे पहला वाला जो केस है वो टोटल प्रोबेबिलिटी का है। आपको मैं एक हिंट देके छोड़ दे रहा हूँ, आपको ए मानना है, जो भी उसने पूछा है कि सीड्स क्या हो गया जी, सीड्स जर्मिनेट, ये आपका ए हो गया, ठीक है। अब E1 क्या हो जाएगा और E2 क्या हो जाएगा और E3 क्या हो जाएगा। E1 हो जाएगा कि फ्लावर टाइप A1 seeds has been selected या सोल्ड बोल दो, सोल्ड। और टाइप A2 वाला हो जाएगा हमारा कहीं ना कहीं बेटा हमारा E2, और जो टाइप ऑफ A3 वाला सोल्ड हमारा E3 हो जाएगा। तो जब PE1 आप निकालोगे तो PE1 आप आराम से रेशियो से निकाल लोगे। कैसे, यहाँ आ जाएगा सर 4/10, अगले का भी आ जाएगा सर 4/10, और आखिरी का आ जाएगा सर 2/10। अच्छा, PA/E1, PA/E2, PA/E3 कैसे निकालोगे सर? PA/E1 का मतलब है कि जब वो टाइप ए का है तब वो जर्मिनेट हो रहा है, और इसकी मुझे ऑलरेडी दे रखी है पॉसिबिलिटी, दैट इज 45%। अगले की क्या पॉसिबिलिटी दे रखी है, A/E2, दैट इज हमें दे रखा है बच्चों कितना, 60%, 60/100। और PA/E3 कितना हो जाएगा सर, दैट इज आपका 35/100। तो आपने करना है क्या मेरे भोले बच्चों, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है बाय यूजिंग द टोटल प्रोबेबिलिटी। आप आराम से निकाल दोगे। कुछ और पार्ट्स भी इसमें पूछे गए, वो भी इजी है, सॉल्वेबल है, आप आराम से कर लोगे तो वो हो जाएगा। देखो 2023 में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2023, के बाद 1 साल और हमारा लगभग पूरा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमसे बोल रहे हैं कि सर ए है बट नॉट बी है, हमें वो दे रखा है 1/5, और ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है PB/A मांगा है। तो सबसे पहले पता क्या करो, इसके यूज से आप ना इंटरसेक्शन निकाल लो। आपको पता है ए बट नॉट बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस इंटरसेक्शन, राइट। तो आपके पास ये ऑलरेडी है, अगर आपके पास ये ऑलरेडी है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/5, और यहाँ पर मुझे सर ए की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है 3/5। सर निकालना है क्या है, PA इंटरसेक्शन बी। उठा के दे लाओगे तो PA इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी सर 2/5। चलिए हमें निकालना है PB/A ना, तो PB/A का फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। सर इंटरसेक्शन ये रहा विच इज़ 2/5, A ये रहा विच इज़ 3/5, आंसर आना चाहिए सर 2/3 एंड विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, 2/3। सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो बहुत इजी सा है हमारा ये MCQ 2023 में आया है। एक और MCQ आया है, इफ द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन द थ्रोइंग डाई इज 9 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन्ड वन ऑन द डाई इज 4। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, तो आई डोंट थिंक सो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये आप आराम से कर लेंगे। ए दे रखा है और बी की हमें निकालनी है, वो आप आराम से कवर अप कर लोगे।
ये वाला एमसीक्यू मैं करा देता हूँ, ये आपका 2023 का एक और एमसीक्यू है, ये भी अच्छा एमसीक्यू है। आपको ना बोल रहा है कि पी ए बाई बी जो है वो ट्वाइस है पी बी बाई ए का, राइट। अच्छा, आपको पता है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ यहाँ आ जाएगा सर पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सर इससे ये आपस में कट जाएगा, यहाँ से पी ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी ऑफ बी आ जाएगा, पी ऑफ बी ट्वाइस आ जाएगा। ठीक है सर, एक रिलेशनशिप मिल गया। अच्छा, एक अच्छी बात क्या है सर, मुझे पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू ऑलरेडी 2/3 दे रखा है। लो जी, मजा आ गया सर, एमसीक्यू के हिसाब से बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। पी ऑफ ए मैंने निकाल लिया ट्वाइस ऑफ पी ऑफ बी, तो यहाँ ट्वाइस ऑफ पी ऑफ बी के साथ पी ऑफ बी ऐड कर दो इज इक्वल टू 2/3, ये हो जाएगा आपका थ्राइस ऑफ पी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3। सर पी ऑफ बी इज इक्वल टू 2, अरे वाह क्या बात है, तो 2/9 मेरा आंसर आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, 2/9? सर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये 2023 का एक बहुत प्यारा एमसीक्यू है और आई विश आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इजी सा एमसीक्यू है। अब देखो एक क्वेश्चन आया है आपका ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये भी कब का है, ये भी सर 2023 का ही है। अच्छा क्वेश्चन है और हमने अभी तक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक भी क्वेश्चन करा भी नहीं है, तो इस बार हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हमसे बोल रहे हैं कि 2 नंबर हमने निकालने हैं फ्रॉम दी फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, और x किसको डिनोट कर रहा है, जो भी बड़ा नंबर है उसको डिनोट कर रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें x जो होता है वो स्पेसिफाई होता है कि x इसको डिनोट कर रहा है, उसके टेबल आप डायरेक्टली बना सकते हो। आप पता है क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे कि हमें फर्स्ट 6 इवन नेचुरल नंबर लेने ना, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे। देखो स्टार्टिंग के 2, 4, 6, 8, 10 और 12 में से बोल रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट द 2 नंबर्स वो हो जाएगा सर हमारा, स्टार्टिंग वाला नंबर जो सिलेक्ट करना है उसके लिए हमारे पास 6 ऑप्शन है, अगले के लिए 5 ऑप्शन है, टोटल 30 क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब यहाँ पे ना x किसको डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है लार्जर ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन्ड, राइट। तो यहाँ पे इन क्वेश्चन में आप सीधा x लिख दो, यहाँ पे नंबर ऑफ दी केसेस लिखो कि कहाँ पे x की वैल्यू आ सकती है, और यहाँ सीधा px लिख दो। तो मेरे भोले भाले बच्चों, आपको पता है कि x कभी 2 तो हो नहीं सकता, तो 2 तो भूल जाओ क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नंबर है, वो किसी से बड़ा होगा नहीं। तो सबसे पहले x की वैल्यू हो सकती है 4, और वो कब हो सकती है, या तो 2,4 सिलेक्ट हुआ होगा या 4,2 सिलेक्ट हुआ होगा, उसमें 4 बड़ा हो जाएगा। 2 नंबर सेलेक्ट किए होंगे तो इनमें 4 बड़ा हो जाएगा, तो 2/30 आ जाएगा, ठीक है। या हो सकता है कि अगला नंबर जो है वो 6 बड़ा हो। अब 6 कौन कौन से केसेस में बड़ा हो सकता है, अगर मैं 2 नंबर जो सिलेक्ट कर रहा हूँ उसमें हो सकता है कि मैंने 2,6 सिलेक्ट कर लिया, या 6,2 सिलेक्ट कर लिया, 4, सिलेक्ट कर लिया, या फिर 6,4 सिलेक्ट कर लिया, तो इसका 4/30 हो जाएगा। अगेन अगला केस 8 में और केसेस बढ़ जाएंगे, वो 6/30 हो जाएगा। अगला सर 10 में और केसेस बढ़ जाएंगे, वो आपका 8/30 हो जाएगा। और अगला 12 लास्ट हो सकता है, उसके और केसेस बन जाएंगे 10/30। ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूशन का सम हमेशा 1 होना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर वो 1 नहीं आ रहा है दैट मीन्स वी हैव डन सम मिस्टेक, तो चेकआउट कर लेना आप। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कब आया है सर, CBSE 2023 में आया है। ये क्वेश्चन मैंने सेम आपको करा दिया है, एक अनबाइज्ड आई है, एक कॉइन है, NCERT का क्वेश्चन है, और आपसे सिंपली पूछा हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो आप PA इंटरसेक्शन भी निकालना, वो PA इंटू PB आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो दे आर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। एक देखो एक क्वेश्चन मैं डिस्ट्रीब्यूशन को और ले लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका विद रिप्लेसमेंट का, एक मैंने विदाउट का करा दिया, एक विद का हो जाएगा, तो इस बार आपके डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपसे बोल रहा है 2 बॉल आपने निकाली है 1 बाय 1, बट निकाली कैसी है, विद रिप्लेसमेंट। कहाँ से निकाली है, एक अर्न में से निकाली है जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ रेड और इक्वल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स है। मतलब मान लो भैया उसमें इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन है ना यार, तो मैं एक काम करता हूँ भाई, एक ऑप्शन मेरे पास है नहीं कोई, यहाँ पे मान लेते हैं कि सर x और x, ये रेड हो गई और ये ग्रीन हो गई, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स की मुझे निकालनी है, और उसका मीन भी निकालना है, सब हो जाएगा। मेरी बात सुनो पहले, क्योंकि हमें पता है कि सर दोनों ना नंबर ऑफ बॉल सेम है, तो मुझे ये भी पता है कि टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल्स इसके अंदर हो जाएंगी सर हमारी कहीं ना कहीं टोटल बॉल्स हो जाएंगी सर 2x। अब सबसे पहले डिफाइन करो सक्सेस। इस केस में सक्सेस डिफाइन करें आपको करनी पड़ेगी क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, और सक्सेस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ रेड बॉल, तो गेटिंग अ रेड बॉल। सर रेड बॉल का आना मेरे लिए सक्सेस है, तो यहाँ से PS निकालोगे,
तो सर यहाँ पे रेड बॉल क्या हो जाएगा x/2x, ये मेरे लिए सक्सेस हो गया। सक्सेस कितना आ गया 1/2, और मेरे लिए जो फेलियर है वो भी कितना आएगा फिर 1 - 1/2 विच इज़ ऑल्सो 1/2। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बनाना बहुत सिंपल है सर, मुझे पता है कि मैंने कितनी बॉल निकाली है, 2 बॉलें, तो मैं लिख दूंगा कि x कैन टेक द वैल्यू, या तो वहाँ पे 0 हो सकती है वैल्यू, या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो अगर मैं x = 0 ले रहा हूँ मतलब एक भी सक्सेस नहीं है, तो आउट ऑफ 2 वी आर हैविंग नो सक्सेस, मतलब क्या आ जाएगा सर फेलियर। कॉम्बिनेशन क्यों लगा रहा हूँ, ताकि मुझे अरेंजमेंट्स ना करनी पड़े, मतलब मुझे ये ना डिसाइड करना पड़े कि पहला रेड है कि पहला आपका ग्रीन है, वो डिसाइड करने से बचना चाह रहा हूँ मैं, इसलिए मैं कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे 2C0 1 होता है, अब फेलियर की प्रोबेबिलिटी 2 बार 1/2 आ जाएगी, विच इज़ 1/4 हो जाएगा। अब लूँगा Px = सर 1, मतलब आउट ऑफ 2 वी आर गेटिंग 1 सक्सेस, तो एक सक्सेस एक फेलियर, कितना आ जाएगा 2 × 1/2 × 1/2, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा सर 1/2। चलिए अब लेते हैं Px = 2, आउट ऑफ 2 वी आर हैविंग 2 सक्सेस, तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ 1/4। मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ Px हो जाएगा 0 1 2, सर यहाँ पे आ रही है प्रोबेबिलिटी 1/4, यहाँ आ रही है 1/2, यहाँ 1/4, ये डिस्ट्रीब्यूशन मेरा तैयार हो चुका है जी। तो ये टेबल बनानी थी, उसके बाद उसने मीन मांगा है, मीन तो आप निकाल ही सकते हो, मीन का बेसिक सा फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है बच्चा, अगर आपको नहीं पता तो मैं लिखवा देता हूँ, सिग्मा PI/xi, बेसिकली सिंपल सा रूल है मीन का, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो अगेन एक क्वेश्चन है, वो भी गेम टाइप क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद कर लेना आप लोग, ये भी 2023 में आया। 23 में देखो गेम टाइप ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो गेम टाइप को आप ना इग्नोर करने की कोशिश मत करना बेटा। यहाँ पर सक्सेस हमारे लिए क्या है, गेटिंग अ 6, और यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा P of A 1/6 और P of B 1/6, PA0 5/6, PB0 5/6। ए अगेन गेम को शुरू कर रहा है, वही इनफाइनाइट जीपी क्रिएट हो जाएगी और आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। अब आते हैं बेटा CBSE 2024, तो CBSE 2024 में एक क्वेश्चन बहुत प्यारा आया था, और ये आपके NCERT से रिलेट कर रहा है कि भाई 52 कार्ड में से एक कार्ड खो गया, बाकी बचे हुए कार्ड में से मैंने कितने कार्ड निकाले, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक एक कार्ड निकाला गया है एंड इज फाउंड टू बी किंग। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताइए जो कार्ड खोया वो भी किंग का है। देखो ये क्वेश्चन सेम आपको NCERT में दे रखा है, और वहाँ पे 2 कार्ड निकाले गए थे, यहाँ पे एक ही कार्ड निकाला गया है। तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि हमने जो कार्ड निकाला है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट इज फाउंड टू बी कार्ड फाउंड टू बी किंग। कार्ड जो निकला है वो किंग का है। अब यहाँ पे केसेस 2 बन जाएंगे। इवन केस क्या बनेगा, जो उसने पूछा है कि या तो लॉस्ट कार्ड बीइंग ऑफ किंग, लॉस्ट कार्ड बीइंग अ किंग, या तो लॉस्ट कार्ड जो है वो किंग है, और E2 क्या हो जाएगा कि लॉस्ट कार्ड इज नॉट ऑफ किंग, कि जो लॉस्ट कार्ड है वो किंग का नहीं है। अब मेरी बात को बहुत आराम से बहुत रिलैक्स्ड वे में समझना, पहले मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब जो लॉस्ट कार्ड है वो किंग का है, तो किंग टोटल कितने होते हैं 4 बाई कितना आ जाएगा 52, कितना आ जाएगा 1/13। अब जो लॉस्ट कार्ड है वो किंग नहीं है, अगर वो किंग नहीं तो कुछ और है, कुछ और है तो क्या आ जाएगी P2, या तो 1 में से 1/13 माइनस कर दो तो 12/13 आ जाएगा, या अगर वो किंग नहीं है तो आपको पता है रिमेनिंग कार्ड बचेगा 48, तो 48/52 तब भी आपका 12/13 ही आएगा। अब PA/E1 का मतलब क्या हुआ बच्चों, जब E1 हो चुका है मतलब जो कार्ड है वो किंग का खो चुका है, अब उसमें से एक किंग निकला, तो बचे हुए कार्ड कितने हैं 51, किंग एक हो गया तो किंग बचे 3, तो यहाँ आ जाएगा सर 3/51। और यहाँ पर अगर मैं PE2 निकालता हूँ बच्चों, PA/E2 अगर मैं निकालता हूँ, मतलब जो कार्ड खोया है वो किंग का नहीं है, कार्ड तो खोया है लेकिन, तो किंग अभी भी 4 है यहाँ पर, बट टोटल कार्ड कम हो चुके हैं, टोटल कार्ड कितने हो गए 51, तो यहाँ पे 4/51 आ जाएगा। नाउ बेस थ्योरम के हिसाब से हमने उसे PE1/A पूछा है, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला एंड वी विल गेट द आंसर, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। कब आया सर, CBSE 2024 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो एक क्वेश्चन CBSE 2024 में और आया है, अच्छा क्वेश्चन है, हमसे बोल रहे हैं कि रोहित है, जसप्रीत है एंड आलिया है, वो एक इंटरव्यू में जाते हैं फॉर द वैकेंसी के लिए, उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/5, 1/3 एंड 1/4 दे रखी है। इवेंट सिलेक्शंस जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट का क्लियर हो गया। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन मुझे ये बताइए कि कुछ वहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट्स जो हैं वो अरेंज कर दिए गए हैं। तो पहले जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं
कि पहला पार्ट पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम गेम सिलेक्टेड, और दूसरा पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ देम आर सिलेक्टेड, और एक पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम गेट सिलेक्टेड। तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं सर, इनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज को लिख लेते हैं। 1/5, 1/3, 1/4 है। एक काम करते हैं, आलिया जो यहाँ पे क्या है, रोहित है, जसप्रीत है और आलिया है, तो जो रोहित का सिलेक्शन है उसको मान लेते हैं, मैं यहाँ पे रेंडमली ले रहा हूँ, रोहित के सिलेक्शन को मान लेते हैं ए इवेंट फॉर रोहित हो गया, बी इवेंट फॉर आलिया हो गया, और सी इवेंट फॉर वहाँ जसप्रीत जो भी है। अब मुझे ना एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं आगे पीछे कर नहीं सकता, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। हम मान लेते हैं कि एक के वहाँ पे सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी थी, आई थिंक 1/3 थी, और एक के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/4 थी। तो बेटा बी की हमें दे रखी थी फॉर एग्जांपल 1/4, और सी की मुझे दे रखी है 1/, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो आप देख लेना अपने आप यार। मैंने ए बी सी मान लिया। अब वो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम के, देखो सबसे पहले इनके सिलेक्ट ना होने की निकाल लो। सिलेक्ट ना होने की 2/3 हो जाएगी, बी के सिलेक्ट ना होने की 3/4 हो जाएगी, और सी के सिलेक्ट ना होने की यहाँ पे 4/5 हो जाएगी, राइट, एग्जाम्पल के तौर पर। अब स्टार्टिंग पार्ट कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम गेट सिलेक्टेड, उनमें से कम कोई एक सिलेक्ट हो रहा है। अब इसके तो बहुत सारे केसेस बनेंगे कि कम से कम कोई एक भी सिलेक्ट हो सकता है, दो भी सिलेक्ट हो सकते हैं, तीन भी सिलेक्ट हो सकते हैं, इतने केसेस कौन बनाएगा। तो हम एक काम करते हैं, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी निकालनी है तो 1 - पी ई नॉट सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मतलब कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ना ए सिलेक्ट हुआ, ना बी सिलेक्ट हुआ, ना सी सिलेक्ट हुआ, तो 1 - पी ए नॉट क्योंकि इंडिपेंडेंट है, इंटू पी बी नॉट हो जाएगा, और इंटू पी सी नॉट हो जाएगा, और मुझे सबकी प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी दे रखी हैं, तो यहाँ से एटलीस्ट वन ऑफ देम सिलेक्ट किसकी हो जाएगी सर, 1 - 2/3 इंटू 3/4 इंटू में 4/5। सर इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 2/5 तो 3/5 आ जाएगा। लेकिन अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया, जैसे कि अगले पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम गेट सिलेक्टेड, एग्जैक्टली अब उसने स्पेसिफाई कर दिया, तो इसके लिए फिर ऑप्शन नहीं है, वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। उस केस में आपको बेटा 3 केसेस बनाने पड़ेंगे कि जब ए का सिलेक्शन हुआ तब बी और सी का नहीं हुआ, एक केस, फिर बी का जब हुआ तो ए और सी का नहीं हुआ, दूसरा केस, और जब सी का हुआ तो ए और बी का नहीं हुआ, तीसरा केस। तो ये 3 केसेस की वैल्यूज आपको इंडिपेंडेंट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके डाल देनी है। ऐसे ही आपसे बोल रहे हैं एग्जैक्टली 2 ऑफ देम गेट सिलेक्टेड, उसकी भी आपको जो केसेस है वो बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद आप सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार इसको देख लें, इसके बचे हुए पार्ट्स करना इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी के साथ हमारा बेटा प्रोबेबिलिटीज़ का जो PYQs का सफ़र है, थोड़ा लेक्चर लंबा बन गया आई नो, बट मैं जो इसका कंटेंट था उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, इसलिए मैंने कोई बात नहीं बेटा, लंबा लेक्चर बना आपके लिए, बट है बड़े काम का। तो अगर आप NCERT के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस लगा लो, सारे एग्जांपल्स वगैरह, और ये जो PYQs का लेक्चर है इसके सारे क्वेश्चंस जो मैंने स्किप किए हैं और जो मैंने आपको कराए हैं वो सारे अगर आप लगा लेते हो, तो मैं आपको रिटर्न में गारंटी दे रहा हूँ बेटा, इस चैप्टर के क्वेश्चंस का अब आप बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। पूरे एफर्ट्स के साथ मैंने ये लेक्चर बनाया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको बता दूं बेटा कि हमारी PYQs की सीरीज़ चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ आपके PYQs ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, अनडिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।